जो सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, बीपीएससी हो गया, जितने भी हमारे कंपटीशन हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो साइंस जीएस जो है कंपटीशन में ज़्यादा पूछने लगा है, तो हम लोग जीएस पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है जीएस भाई। तो एक एक प्रश्न करके हम लोग समझेंगे कि जीएस आखिरकार सवाल पूछता क्या है, किस तरह से पूछता है। हमारा जो पहला सवाल है कि तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है जो किसी तत्व के गुणों को बनाए रखता है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन है जो किसी तत्व के गुण को बनाए रखता है। इसमें बताइए तत्व का ऐसा सबसे छोटा कण कौन है। तो यहाँ पे जो ये अणु दिख रहा है, ये अणु जो दिख रहा है ये तो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो भाई ये तो छोटा कण होगा नहीं। और ये जो है परमाणु के दोनों कण है, ये परमाणु के दोनों कण है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पर एक रदरफोर्ड साहब ने बोले थे, डाल्टन साहब ने, कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है। किसी भी पदार्थ के जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ये परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा। और इस परमाणु के 3 मौलिक कण सबसे छोटा कण है। 3 मौलिक कण सबसे छोटा कण है। एक को इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन और तीसरे को न्यूट्रॉन कहा। 3 मौलिक कण है परमाणु। तो परमाणु से भी छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगला सवाल देखने हमें कि इस सवाल में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कहा कि परमाणु का केंद्र कहलाता है। भाई परमाणु का केंद्र कौन कहलाएगा? सिंपल यहां पर देखो तो इस तरह से बनेगा। ये हमारे कक्षा है जिसमें क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब ये हमारा नाभिक है, तो यही केंद्र क्या कहलाता है? तो ये नाभिक होता है। तो भाई यहां पर कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि यहाँ पे कि परमाणु का केंद्र कहलाता है तो नाभिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और ये सवाल आपके परमाणु संरचना में ही पढ़नी है। परमाणु चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लो, आपको जनरल एक भी प्रश्न छूटकर नहीं आएगा। परमाणु संरचना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल देखिए इसमें कि नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। भाई नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो यहां पर देख लिए थे। ठीक है, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या था? इलेक्ट्रॉन था। और इस नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक में कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर हमने दिए
कि क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो ये तो नहीं होगा। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ये तो फिक्स है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं होता, तो आपका ऑप्शन क्या होता, बी सही हो जाता। क्योंकि नाभिक में, परमाणु संरचना के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब यहां पर देखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। भाई इलेक्ट्रॉन का खोज जो है किसने किया, क्या जे जे थॉमसन ने, कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, कि जेम्स चैडविक ने, कि नील्स बोर ने, आखिरकार किसने किया। तो एक ट्रिक है याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का खोज ईट पर नाच, ईट पर नाच। भाई ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ट से थॉमसन हो गया, थॉमसन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थॉमसन। अर्थात इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। और ये पी से पा हो गया और आर से रदरफोर्ड हो गया, क्या हो गया, रदरफोर्ड। अर्थात प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। और ये एन से ना हो गया और सी से चैडविक हो गया, चार से क्या हो गया, चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का खोज पूछा है तो सिंपल है, क्या होगा, जे जे थॉमसन ने, किसने किया, जे जे थॉमसन ने किया। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, ये सभी प्रश्न पूछा गया है भाई, ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार पुलिस में भी पूछा गया है प्रश्न, दरोगा में भी पूछा गया है प्रश्न, बिहार एसएससी में कुछ प्रश्न डाल दिया जाता है, बिहार बीपीएससी में भी डाला गया है। तो हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी को छाट करके हमने लाए कि कहां पे कौन सवाल दिया जा रहा है। ठीक है। अब यहां पर देखा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, क्या जे जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, कि जेम्स चैडविक ने, कि जॉन डाल्टन ने, किसने किया। तो अभी प्रोटॉन का खोज बताए थे ईट पर नाच, तो ईट पर नाच, तो प से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और र से रदरफोर्ड। तो हमारे प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने की, किसने किए, तो रदरफोर्ड ने किए क्या, हमारे प्रोटॉन का खोज। अब यहां पर देखना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, क्या जेम्स चैडविक ने किया, जे जे थॉमसन ने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया, कि नील्स बोर ने किया। तो यहां पर न्यूट्रॉन का जो खोज किया जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। अब यहां पे चर्चा चलता है कि आखिरकार ये तीनों पर आवेश जो है क्या होता है,
किन तीनों पर आवेश? तो भाई इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। देखिए इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज, यहाँ पे 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है -1.6 गुने 10⁻19 कूलम आवेश होता है और इस पे +1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रलाइजेशन रहता है, उदासीन होता है। इसी के कारण तो परमाणु विद्युता उदासीन होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण। ठीक है, सातवां सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? अब इसे हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन पर आखिरकार आवेश कितना होता है। तो अभी बताएं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1 होता है। और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? तो +1 होता है। और ये जो होता है न्यूट्रॉन पे आवेश होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, अब 8वां सवाल को देखना है हमें कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? क्या +1 होता है कि -1 कि 0 कि +2? तो भाई प्रोटॉन पे +1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होती है। अब अगला सवाल देखना है हमें इस प्रश्न में, आखिरकार अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? +1, -1 कि 0 कि इनमें से +2? तो भाई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है तो 0 मानेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ये प्रोटॉन, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये क्या है? प्रोटॉन का आवेश है। और ये भाई न्यूट्रॉन का आवेश है और ये किसी का आवेश नहीं है। तो हमारे न्यूट्रॉन का आवेश पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब यहां समझना है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां होता है? क्या इलेक्ट्रॉनों में, कि नाभिक में, कि कक्षाओं में, कि कोश में अर्थात सेल में? तो भाई नाभिक में होगा। क्या होगा? नाभिक में। अब बताइए, हमारे कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भी भार होता है, लेकिन इसमें भी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। तो भाई निर्भर किस पे है द्रव्यमान? तो नाभिक पे। कहाँ होगा? नाभिक में, केंद्रक में होगा। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्यारह की सवाल है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र, सोने का पत्र प्रयोग किससे संबंधित है? क्या इलेक्ट्रॉन गिरने से, क्या नाभिक से, क्या अणु से, क्या ऊर्जा से?
तो देखिए यहां पर रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र से प्रयोग किया था परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो हमारे नाभिक से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? नाभिक से रिलेटेड था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नाभिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिक से। क्या हो जाएगा? नाभिक से हो जाएगा। अब 12 की जो सवाल है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग होता है। कहाँ होता है? ठोस में होता है कि रिक्त में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में? तो देखिए अधिकांश भाग रिक्त होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश भाग है रिक्त है, खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। अगले सवाल हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमियां क्या थी। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दी थी उसकी बड़ी कमियां क्या थी? उन्होंने दोष उसमें क्या था? तो क्या नाभिक नहीं बताया? भाई उसने नाभिक बताया था, एक कमियां नहीं थी, नाभिक बताए थे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की स्थिरता नहीं समझ सका। क्या इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की? क्या प्रोटॉन नहीं बताया? देखो ए भी बताया था, ए भी सही है, ए भी सही है। हमारी कमियां है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिरता नहीं समझ सका था। क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो है स्थिरता नहीं समझ सके थे। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और आपकी अगला जो सवाल है परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन के कि प्रोटॉन के कि द्रव्यमान के कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के? तो बाबू यहां पे हमें समझना है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो बाबू इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को, इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को, इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को, इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ई से। जब परमाणु संख्या बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगा। तो यहां पर कहा परमाणु संख्या किसके बराबर हो सकता है। तो देखिए ये तो पहले गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन लिख दिया, ये गलत हो गया। द्रव्यमान तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन होगा नहीं, तो जो है प्रोटॉन हमारा सही हो जाएगा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख दिया तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, देखो जीएस समझना आसान बात नहीं है बाबू। एक एक ऑप्शन को, सॉल्यूशन को समझना जरूरी है। ठीक है, पंद्रह की सवाल है कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। किस परमाणु उदासीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? क्या न्यूट्रॉनों की होती है, क्या प्रोटॉनों की होती है, कि द्रव्यमान संख्या की होती है, कि परमाणु द्रव्यमान की? तो भाई इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। आखिरकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है आवेश सेम होता है, लेकिन एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, जिसके कारण परमाणु विद्युता उदासीन होता है। अब परमाणु और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर देखिए, इस पे -1 है, इस पे +1 है। इस पे -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है आवेश, और इस पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो देखिए ये दोनों पर जो है सामान्य आवेश है, ये दोनों पर जो है सामान्य आवेश है, और ये सामान्य संख्याएं हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युता उदासीन होता है। तो किसके कारण? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो सकती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब आपका 16 की सवाल है। 16 में सवाल है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं? क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, कि केवल प्रोटॉन के बराबर होते हैं? तो पहले समझ लो कि द्रव्यमान संख्या है क्या, द्रव्यमान संख्या है क्या? भाई द्रव्यमान संख्या को कहते किसको है? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात A बराबर P प्लस N, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अब एक और बात है, ये जरूरी नहीं है, अभी हम बताएं कि अगर सर यहाँ पे परमाणु प्रोटॉन की जगह परमाणु संख्या प्लस n करेंगे तो ये भी सही, हाँ ये भी सही है। अगर हम परमाणु के जगह प्रोटॉन के जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये भी फॉर्मूला सही है। लेकिन क्या इसमें मिल रहा है? तो ये मिल रहा है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपको ए ऑप्शन सही है। ठीक है। अब 17 की सवाल में क्या कह रहा है यहां पे समझना है। सत्रह की सवाले में आखिरकार यहाँ पे प्रश्न कर क्या रही है? तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि परमाणु संख्या को किस अक्षर से दर्शाते हैं? परमाणु संख्या को किस अक्षर से दर्शाते हैं? क्या ए से, कि जेड से, कि एम से, कि एन से? तो हम लोग परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या को किस अक्षर से दर्शाते हैं? द्रव्यमान संख्या को किस अक्षर से दर्शाते हैं?
क्या ए से कि जेड से कि एक्स से कि वाई से? तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल में आखिरकार क्या कह रही है? कह रहा है यदि जेड बराबर परमाणु संख्या बराबर 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो अभी बताए थे जेड बराबर पी बराबर ई, परमाणुओं की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात 8। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे सवाले देखे जाए बाबू कि ए बराबर हमें 23 दिया है और जेड बराबर हमें 11 दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो भाई यहाँ पे ए बराबर अभी बताए थे कि ए बराबर जो होता है P प्लस एन, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए हमारा 23 दिया है और हमें P जो है जेड के बराबर होता है। P जो है परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर P के जगह हम जेड लिख सकते हैं। तो 11 प्लस एन, तो 23 में से 11 चला जाएगा, चूंकि एन बराबर हमें मिल जाएगा 12। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगा। सवाल बहुत बेहतरीन है, जिसमें से कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे देखा जाए सोडियम की परमाणु संख्या। अब यहां पर पूछा गया हमारे सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो भाई सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है 11 और इसका परमाणु भार 23 होता है। इसका परमाणु भार 23 होता है। यह हमारा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। और ये हमारा परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन कितने नंबर पे आते हैं? जैसे बता दे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए 1 ये 2 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, 11 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे। फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कार्बन के पूछा है परमाणु संख्या, तो कार्बन जो है 6ठा नंबर पे आता है, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। मैंने इतना सिंपल सवाल आपसे करती है। अब यहां पर देखा जाए
कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या होती है। यहां पर पूछा जाए कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या होती है, कि आखिरकार हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, कितनी होती है? क्या 0 होता है, कि 1 होता है, कि 2 होता है, कि 3 होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 होता है। नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, नंबर 2 पे आता है हीलियम, नंबर 3 पे आता है लिथियम, नंबर 4 पे आता है बेरिलियम, नंबर 5 पे आता है कार्बन बोरॉन, नंबर 6 पे आता है कार्बन, नंबर 7 पे आता है नाइट्रोजन। ठीक है, चौबीस की सवाले है कि परमाणु विद्युत रूप से होता है। परमाणु विद्युत रूप से क्या हो सकता है? क्या धनात्मक होगा, कि ऋणात्मक होगा, कि उदासीन होगा, कि इनमें से कोई नहीं? ये सवाल बार बार पूछती है आपसे कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है। तो देखिए, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब बताए थे कि परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवेश में जो है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश और प्रोटॉनों के आवेश सेम होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। इसी के कारण जो है परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब यहां पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? क्या नाभिक के अंदर घूमते हैं, नाभिक के बाहर घूमते हैं, प्रोटॉन के अंदर घूमते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर घूमते हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर घूमता है। तो बाहर कहाँ? कक्षाएं में। नाभिक के बाहर कहाँ? कक्षा में घूमती है इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छब्बीस के सवाल हम लोग देखना है कि आखिरकार 26 की सवालें क्या कह रही है। परमाणु का धनात्मक भाग है, परमाणु का धनात्मक भाग है क्या? इलेक्ट्रॉन, नाभिक, कक्षा, कोश? तो भाई परमाणु का धनात्मक जो भाग होता है वो नाभिक होता है। अब बताइए, यहां पर देखना है बाबू, इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और जब इस पर ऋण होगा तो ये हमारा कक्षा में घूमेगा। और यहां पर प्रोटॉन जो है नाभिक में प्रोटॉन रहता है तो प्रोटॉन धनात्मक होता है। धनात्मक होता है तो यहां नाभिक क्या हो गया? धनात्मक हो गया। तो धनात्मक भाग नाभिक में होगा।
अब 27 की जो सवाल है वो ध्यान देना है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में होता है। बताइए, नाभिक का जो आकार है परमाणु के तुलना में होता है क्या? बड़ा, समान, बहुत छोटा कि दुगना? तो भाई यहां पर बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग जो होता है 1/1836 के बराबर होता है। 1836 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, तो 1/1836 के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना भाई। परमाणु संख्या बदलने पर बदल जाता है। बताइए, परमाणु संख्या जैसे ही बदलेगा तो क्या बदल जाता है? क्या तत्व बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, घनत्व बदल जाएगा? तो देखिए, तत्व की संख्या बदलने पर भाई तत्व ही बदल जाता है। कैसे से देखिए, अगर ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, तो देखिए अगर इसका परमाणु संख्या 1 है तो ये हाइड्रोजन कहला गया। लेकिन जैसे ही परमाणु संख्या 2 आया, हीलियम कहला गया। परमाणु संख्या 3 आ गया, लिथियम कहला गया। तो देखो यहाँ पे बदला कि नहीं? तत्व ही बदल जाती है, तत्व के नाम ही बदल जाती है, तो तत्व बदल जाता है। अब 30वें सवाल देखेंगे हम लोग। समस्थानिकों में समान होता है। समस्थानिकों में सामान्य होता है क्या? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कि न्यूट्रॉन की द्रव्यमान? तो भाई समस्थानिक, यहां पर देखिए समस्थानिक। देखिए यहां पे सम का अर्थ होता है, ये सम का अर्थ होता है बराबर या सामान्य। और स्थानिक का मतलब होता है संख्या। स्थानिक का मतलब होता है संख्या। तो जिसका परमाणु संख्या क्या हो? सामान्य हो, या परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो। परमाणु संख्या जिसका बराबर हो, परमाणु संख्या जिसका बराबर हो, वो हमेशा, परमाणु संख्या जिसका बराबर हो वो हमेशा समस्थानिक कहलाता है। इससे याद रखना, सम इस बराबर स्थानिक का मतलब संख्या, जिसकी परमाणु संख्या बराबर हो उस समस्थानिक कहलाएगा। और दूसरी बात, समभारिक में सामान्य होता है। समभारिक में समान होता है। परमाणु संख्या की द्रव्यमान संख्या की इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, यहां पर देखो समभारिक, सम जोड़ भारिक मानो, सम में समान या बराबर।
और भारी का मतलब भार या द्रव्यमान, जिसकी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या बराबर हो। क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? सामान्य हो। वो क्या कहलाएगा? समभारी कहलाएगा। जैसे में आप समझ जाइए कि समभारी का उदाहरण हो सकता है आर्गन, इसका भी 40 होता है द्रव्यमान। फिर इसका पोटासियम, फिर कैल्शियम 40 होता है, लेकिन इसका परमाणु संख्या अलग होता है। इसका 18 होगा, इसका 19 होगा, इसका 20 होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तीनों का। क्लियर है? अब यहां पे 32 का देखेंगे। परमाणु का अधिकांश आयतन किसका होता है? परमाणु का अधिकांश आयतन किसका होता है? नाभिक का, कि रिक्त स्थान का, कि प्रोटॉन का, कि न्यूट्रॉन का? परमाणु का अधिकांश आयतन किसका होगा? नाभिक का होगा, कि रिक्त स्थान का होगा, कि प्रोटॉन के होगा, कि न्यूट्रॉन का होगा? तो यहां पर अगर देखा जाए भाई, यहां पे अगर देखा जाए तो परमाणु का अधिकांश जो होता है आयतन किसका होता है? तो रिक्त स्थान का होता है। किसका होता है? रिक्त स्थान का होता है। परमाणु में सबसे ज्यादा खाली स्थान मिलता है, ठीक है? तो रिक्त स्थान का होगा। अब जो 33 का सवाल है कि नाभिक की खोज किसने की? भाई यहां पे नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक के बारे में किसने बताया? तो भाई यहां पर जो है नाभिक का खोज हमारे रदरफोर्ड साहब ने किए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जब पढ़े हैं तो सिंपल है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया होगा? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? क्या कैथोड किरणें पे आधारित था, कि स्वर्ण पथ पे आधारित था, कि एक्सरे पे आधारित था, कि रेडियोधर्मिता पे आधारित था? तो भाई ये सोने के पत्र से बताया गया था कि कैथोड किरणें किस तरह से प्रवेश कर जाती है। तो यहां पर तुम्हारा मेनली रूप क्या होगा? स्वर्ण पत्र होगा, कैथोड किरणें नहीं। क्या होगा? स्वर्ण पत्र पे बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे आर पार हो जाती है। पैंतीस, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है? क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर देखिए ये नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में क्या कहा? तो प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण नहीं पाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है परमाणु के नाभिक में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहां पे 36 की सवालों को देखना हमें कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है?
क्या इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, कक्षा में, बाहरी कोश में कहाँ रहता है? परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है? इलेक्ट्रॉनों में, नाभिकों में, कक्षाओं में, बाहरी कोश में। तो भाई परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान जो केंद्रित रहता है वो नाभिक में केंद्रित रहता है। सैंतीस की सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है किसी उदासीन परमाणु में यदि प्रोटॉनों की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भाई हम अभी बताएं कि परमाणु जिसमें उदासीन होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या 17 देल है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितना होगा? 17 ही होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अठारह में देखना है कि यदि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 35 है, ए बराबर हमें दिया है 35, द्रव्यमान संख्या 17 है, जेड बराबर हमें दिया है 17, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो ए बराबर होता है पी प्लस एन या ए बराबर होता है जेड प्लस एन। तो ए बराबर 35 है, हमें जेड दिया है 17 प्लस एन, 35 में से 17 घटा दो, ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो 18 इसमें देखिए है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगा। समस्थानिक में क्या समान होता है? सम इस बराबर स्थानिक माने संख्या, द्रव्यमान संख्या सॉरी परमाणु संख्या बराबर होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है, ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होता है। समभारिक में कौन बराबर होता है? सम मने बराबर, भारिक मने भार अर्थात द्रव्यमान, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अब यहाँ पे देखना है भाई, समझना है कि निम्नलिखित में समस्थानिक का उदाहरण होगा। देखो समस्थानिक संख्या बराबर होनी चाहिए, तो देखिए कार्बन जो है इसकी परमाणु संख्या 6, ये भी कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, लेकिन परमाणु भार 12, इसका 14 है, तो यहाँ समस्थानिक, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सर क्यों? अब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता, मैग्नीशियम के 12, तो होगा नहीं। द्रव्यमान संख्या बराबर, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर है, कार्बन की संख्या जो है बराबर है, कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 6 नंबर होगा। और इसी तरह से अगर आपको अगले ऑब्जेक्टिव की तलाश है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की, तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। थैंक यू मेरे प्यारे।